दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जाम लैब क्लासेज में। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, हिंदी ग्रामर से संबंधित जो पहला चैप्टर होता है हिंदी वर्णमाला या वर्ण विचार का। आज की क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है आप लोग पढ़ने के बाद समझ पाएंगे। अगर आज की क्लास आप लोग देखते हैं तो आज के बाद आपको कभी भी हिंदी वर्णमाला या वर्ण विचार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना आपसे वादा है। दोस्तों, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा क्लास होने वाला है। आप लोग कहीं मत जाइएगा और पूरा क्लास देखिएगा, उसके बाद आप लोग अपना रिव्यू दीजिएगा क्लास आपको कैसे लगी। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला या वर्ण विचार में। किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप आर ओ पीसीएस लेवल तक की किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी जीडी यूपीपी या वीडियो एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हर एग्जाम्स में ये हिंदी वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, कितने प्रकार के स्वर होते हैं, कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, वर्णमाला की अलग अलग पहचान क्या है, प्रत्येक वर्णमाला की अपनी अलग अलग पहचान है। उसी पहचान के बारे में आप लोगों को यहाँ पूरी बताने जा रहा हूँ, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वर्णमाला में अगर बात किया जाए तो सबसे पहली बात आती है ध्वनि की। ध्वनि, तो ध्वनि किसे कहते हैं? हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है, कोई भी आवाज जब निकलती है मुंह से, चाहे वो पा हो गया, का हो गया, चा हो गया, तो उसको लिखने के लिए एक सिंबल बना दिया गया। जैसे पा आया तो पा को लिखने के लिए ऐसे सिंबल बना दिया गया। का आया, का मुंह से आवाज निकला तो का को लिखने के लिए ऐसे सिंबल बना दिया गया। चा आया, चा को ऐसे सिंबल बना दिया गया। तो इस तरीके से जितनी भी ध्वनि हमारे मुंह से निकलती गई, या ध्वनियों को जो है बहुत पहले इंसानों ने जब देखा तो उसको जो है एक अपना अलग सिंबल उस ध्वनियों को देना शुरू किया। तो जब उनके ध्वनियों को जब हम लिख देते हैं, उनको एक सिंबल अलग से प्रदान कर देते हैं, तो ध्वनियों के लिखित रूप को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। या ध्वनियां जैसे मुंह से कुछ निकलती है, ध्वनि जो हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है उसे ध्वनि कहते हैं, और ध्वनियों को जो हम लिखित रूप में हम उसको जो है व्यक्त कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ण जो होता है, प्रत्येक वर्ण जो होता है वो वर्णमालाओं का एक वर्ण होता है। मतलब वर्णमाला जो होती है, हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52। 52 में वर्णमाला जो होती है वो एक तरीके से कहा जाए तो ध्वनियों को लिखने के लिए हमने जो चिन्ह बनाए, इसी को हम वर्णमाला कहते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए हमने जो चिन्ह बनाए, उन चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। जैसे का हो गया तो खा हो गया, फिर गा हो गया, घा हो गया, ऐसे करके छत्रिज्ञा, छत्रज्ञा, पूरा मतलब व्यवस्थित क्रम को जो ही हम वर्णमाला कहते हैं। अगर हम जो है इसको व्यवस्थित क्रम में नहीं लिखते हैं तो वर्णमाला नहीं कहना है, उसे कहा जाता है, उसे वर्ण समूह कहा जाता है। इतना आप ध्यान दीजिएगा, वर्णमाला या वर्ण समूह में इतना ही फर्क होता है। अगर हम इसको व्यवस्थित क्रम, जितने भी वर्ण हैं, हिंदी में टोटल 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण को अगर हम व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं तो इसको वर्णमाला कहा जाता है। अगर बिना व्यवस्थित क्रम को अगर हम इसे लिखते हैं, जैसे का हो गया, खा हो गया, उसके बाद हम जो है जा, टा, ये सब लिख देते हैं, तो इसे वर्ण समूह कहा जाता है, वर्णमाला नहीं कहा जाता है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। हिंदी में सबसे पहले देखते हैं वर्ण जो होते हैं, वर्ण का जो विभाजन है, वर्ण का जो विभाजन है उसको देखते हैं। वर्ण जो होते हैं टोटल कितने होते हैं? 52 होते हैं। वर्ण, वर्णमाला कितने होती है? टोटल 52। अब इन्हीं को आप देखेंगे, ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। दूसरा व्यंजन होता है, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अब हम स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। स्वर, इसे बोलते समय जो है, स्वर को बोलते समय या उच्चारण करते समय इसमें किसी भी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता है। इसे बिना किसी वर्णों की सहायता से बोला जाता है, ये स्वतंत्र होते हैं। मतलब हम जब स्वर बोलते हैं तो स्वरों को जो है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अवरोध के इसका उच्चारण होता है। और जबकि व्यंजन जो होते हैं ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और ये परतंत्र होते हैं। इन्हें बोलते समय हम थोड़ा सा रुकावट या अवरोध का सामना करते हैं। जैसे ये स्वर जो होते हैं, स्वरों की संख्या टोटल कितनी होती है? 11 होती है। स्वर की संख्या कुल 11 होती है और व्यंजन की संख्या कुल 39 होती है। और अयोगवाह दो होते हैं, अंग और आ, दो अयोगवाह होते हैं। टोटल मिला के आपका 52 वर्ड हो जाते हैं। टोटल मिला के आपके 52 वर्ड हो जाते हैं। तो आइए पहले हम शुरू करते हैं स्वर। स्वर से हम शुरू करते हैं कि स्वर जो है कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इनको जो है हम लोग पढ़ते हैं। ये जो 11 स्वर हैं,
यहाँ से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद स्वर को क्लियर करने के बाद हम लोग व्यंजन को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्वर को बताएं, तो स्वर जो होता है वो आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये 11 स्वर होते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, आपकी ये 11 स्वर हो गए। और ये मात्रा के आधार पर अगर स्वरों की बात की जाए तो मात्रा के आधार पर 2 स्वर होते हैं, और जबकि अगर उत्पत्ति के आधार पर मात्रा के आधार पर 3 स्वर होते हैं। नंबर 1 होता है हर्षस्व या मूल स्वर। नंबर 1 होता है हर्षस्व या मूल स्वर, इसी को ही मूल स्वर बोलते हैं, या इसी को लघु स्वर बोलते हैं। हर्षस्व या मूल स्वर या लघु स्वर, जब हम मात्रा की बात करते हैं। और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दूसरा यहीं पे आप कर लीजिएगा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर को ही हम क्या बोलते हैं, गुरु स्वर या संधि स्वर। गुरु स्वर या संधि स्वर, संधि स्वर, इसको 3 नाम दिया गया है। अब संधि स्वर क्यों नाम दिया गया है? संधि इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो है लघु स्वरों की सहायता से ये बनते हैं। लघु स्वर जो होते हैं उनकी सहायता से ये दीर्घ स्वर बनते हैं, इसलिए इनको संधि स्वर भी कहा जाता है। इतना आप ध्यान दीजिएगा। अब जो हर्ष या मूल या लघु स्वर की बात की जा रही है, इसमें सबसे पहले आप लोग ये जानेंगे कि इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं। तो इसमें आते हैं छोटा आ, हर्ष या मूल या लघु स्वर। इसमें आता है आ ई उ री, आ ई उ री। ये 4 स्वर हैं जो हर्ष या लघु या मूल स्वर कहलाते हैं। आ ई उ री। ये देखने में भी जो है छोटे स्वर लग रहे हैं, इनमें ना किसी की मात्रा है ना कुछ है, ये लघु स्वर माने जाते हैं। और दीर्घ या गुरु या स्वर संधि की बात अगर की जाए तो बाकी सारे जो है इसमें किसमें आते हैं, बड़ा आ हो गया, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ऐ ओ औ। देखिए गलती लोग कहाँ पे करते हैं, गलती यहाँ पे करते हैं कि ए और ओ ये दोनों तो जो है छोटे हैं, छोटा ए है, ये छोटा ओ है, तो सोचते हैं कि ये लघु स्वर होगा, लेकिन नहीं, ये दीर्घ स्वर होते हैं। उसको मैं आपको डिफाइन कर दूंगा अभी। देखिए ये आपके जो है आ ई उ री, आ ई उ और री, ये चारों आप एकदम रट लीजिएगा। ये हर्ष या मूल या लघु स्वर होते हैं, देखने में लगते हैं। अब जैसे हो गया आ, तो ये आ जो होता है ये आ प्लस आ से मिलकर बना है, आ प्लस आ से मिलकर बना होता है आ। तो इस तरीके से ये बड़ा आ हुआ। ई हो गया छोटी ई प्लस बड़ी ई, इन दोनों से छोटी ई प्लस छोटी ई से मिलकर क्या होता है, बड़ी ई बनता है। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके जो है क्या बनते हैं, बड़ा ऊ। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बनते हैं, बड़ा ऊ। अब ए आ प्लस ई, आ प्लस ई मिलकर क्या बनते हैं, ए छोटा ए। फिर आ प्लस ए मिलकर ऐ बनता है। फिर आ प्लस उ, आ प्लस उ मिलकर क्या बनता है, ओ। और उसके बाद आ प्लस ओ, आ प्लस ओ मिलकर बनता है औ। इतना आप ध्यान दीजिएगा। छोटा आ प्लस छोटा, ये जो तीनों हैं इनको सजातीय स्वर संधि भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये आ प्लस आ, ई प्लस ई, उ प्लस उ, देखिए तीनों जो है सजातीय स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो है दोनों में अलग अलग है, इसमें आ प्लस ई है, इसमें आ प्लस ए है, आ प्लस उ है, आ प्लस ओ है, तो इनको विजातीय स्वर संधि बोला जाता है। इन चारों को विजातीय स्वर संधि बोला जाता है, इतना आप ध्यान दीजिएगा। अगर पूछेगा सजातीय स्वर संधि तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं आ प्लस आ, ई प्लस ई, उ प्लस उ, देखने में भी ये सजातीय लग रहे हैं। और विजातीय में आ प्लस ई, आ प्लस ए, आ प्लस उ और आ प्लस ओ। इस तरीके से चारों जो हो गए वो विजातीय स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब दोस्तों आपने देखा हर्ष या मूल या लघु स्वर को आपने देखा, इसके अलावा आपने दीर्घ स्वर या गुरु या संधि जो है इन्हीं तीनों को बोलो, तीनों को जो है एक ही मतलब तीनों जो है एक ही होते हैं। दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या संधि स्वर तीनों एक होते हैं। संधि स्वर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि एक दूसरे वर्ड से जो है ये संधि करके बने होते हैं, इसलिए इनको संधि स्वर भी बोला जाता है।
अब नेक्स्ट बात आती है प्लुत स्वर, जो मात्रा के आधार पर मैंने बताया था। ये तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, मात्रा के आधार पर एक और जोड़ दिया जाता है, वो क्या होता है प्लुत स्वर। प्लुत प्लुत स्वर में जो है, और इसे एक मात्रिक स्वर बोला जाता है, एक मात्रिक, इसको एक मात्रिक बोला जाता है, इसको द्विमात्रिक बोला जाता है, इसको द्विमात्रिक बोला जाता है। और प्लुत स्वर जो होता है इसको त्रिमात्रिक बोला जाता है। ये अपवाद है, ये हिंदी में नहीं होते हैं, ज्यादा ये संस्कृत के शब्द में आते हैं। जैसे प्लुत स्वर में जो होता है, ये इनमें ये स्वर संधि होता है, स्वर संधि से दीर्घ स्वर में दोगुना समय लगता है, और स्वर संधि में प्लुत स्वर में त्रिगुना समय लगता है। जैसे हो गया ओम, ये एक प्रचलित शब्द है जो प्लुत स्वर का ओम, तो आपको पता होगा। इनमें इसी को जो है त्रैमात्रिक शब्द भी कहते हैं। ओम कहने में बहुत समय लगता है, इसलिए जो है इसको त्रैमात्रिक स्वर या प्लुत स्वर भी कहा जाता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी यहाँ से पूछ भी लेता है कि ओम जो है वो किस स्वर के अंतर्गत आता है, तो प्लुत स्वर। या जैसे राम अगर आपको लिखना है तो अगर आप बहुत राग में अगर राम कह रहे हैं तो ऐसे जो है आपको ऐसे करके ऐसे लिखना पड़ता है, तो वो प्लुत स्वर के अंतर्गत भी आता है। और तो इस तरीके से आप जो है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के बारे में आपने जानकारी ली, बहुत अच्छी बात है। इसमें जो है आइए मैं आपको मात्राएं भी बताता हूँ कि देखिए मात्रा कुल कितनी होती है, कुल मात्राएं 10 होती है। मात्राएं कुल कितनी होती हैं, 10 होती है। मात्राएं कुल 10 होती हैं। आ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की अगर कोई मात्रा होती है तो एकदम समझ लीजिए कि आप गलत सोच रहे हैं। जो मात्रा ये होती है ऐसे करके वो बड़ा आ की मात्रा होती है। छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा सदैव ऐसे होती है। बड़ी ई की मात्रा ऐसे होती है। छोटा ऊ का ऐसे, बड़ा ऊ का ऐसे। ये री का मात्रा हो गया, ये ऐ का, और ये अगर ऐसे रहेगा तो ये ओ का, और अगर ऐसे है ये औ का। इस तरीके से मात्राएं जो है कुल कितनी होती है, 10 होती है। आ की कोई मात्रा नहीं होती है, इतना आप ध्यान दीजिएगा, आ की कोई मात्रा नहीं होती है। अब इसके अलावा दोस्तों स्वरों का उच्चारण स्थान जो है मतलब जैसे आ हो गया, बड़ा हो गया, छोटी हो गई, तो इसमें कैसे आते हैं, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको इसको पूरा रेज करने जा रहा हूँ। मात्राएं भी मैं आगे चल के बता रहा हूँ आपको। चलिए इसके आगे अगर स्वरों का उच्चारण स्थान देखा जाए तो कहाँ से होता है, आपको पता होगा कि कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये 5 हमारे मुख के जो है ये अंग है, जहां से जो है करके सारे वर्ण या शब्द हम बोल पाते हैं, निकाल पाते हैं। जहां से होके सारे शब्द वर्ण जो है मुंह से, हिंदी के शब्द जो है हमारे मुंह से निकलते हैं। अब जैसे देखिए इसमें जो होता है सबसे नीचे, अगर ये एक फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ स्वरों का उच्चारण स्थान नॉर्मली कैसे किया जाता है। ये होता है हमारा कंठ या गला, यहाँ पे जो होता है ये मान लीजिए इसको कंठ। जब हम हिंदी के शब्दों का उच्चारण करते हैं तो हमारे श्वसन अंगों के जरिए जो है 5 जगहों से जो है ये शब्द या वर्ण निकलते हैं। ये सबसे नीचे कंठ होता है, कंठ के बाद आपका पड़ता है तालु, तालु के बाद मूर्धा, कंठ फिर तालु फिर मूर्धा, उसके बाद दंत, दंत फिर यहाँ पे ओष्ठ, ये सबसे ऊपर आपका क्या पड़ता है, ओष्ठ। जब आप वर्णों को बोलेंगे कुछ वर्ण जो है आपके कंठ से निकलते हैं, कुछ जो है आपके तालु से निकलते हैं, कुछ आपके मूर्धा से, कुछ आपकी जीवा से, कुछ दंत से, कुछ ओष्ठ से। इस तरीके से सारे वर्णों का उच्चारण स्थान जो होता है, वर्णों का जो उच्चारण होता है वो यहीं से होता है। अब देखिए जो सबसे पहला है छोटा आ और बड़ा आ। छोटा आ और बड़ा आ का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ से होता है। जब आप बोलेंगे आ तो कंठ से ही निकलती है आवाज, इसको ध्यान दीजिएगा। कंठ से छोटा आ और बड़ा आ, ये कंठ से निकलते हैं। इसके बाद आता है छोटी ई और बड़ी ई। छोटी ई और बड़ी ई तालु से निकलता है, छोटी ई और बड़ी ई। आप इस तरीके से अगर आप इमेज बना के अपने कॉपी में नोट्स में बनाएंगे तो आपको चीजें कभी भूलेंगे नहीं। कंठ से जो निकलता है वो आ, उसके बाद तालु से क्या निकलता है, ई। कंठ के बाद तालु के उसके बाद उ है, उसके बाद उ है, तो उ जब आप बोलते हैं उ तो देखिए ओठ आपका गोलाकार हो जाता है, तो ये उ जो है ये ओष्ठ से निकलता है। और उसके अलावा री हो गया, री आपका कहाँ से निकलता है, री जो है मूर्धा से, री जो है ये मूर्धा का होता है, इतना आपको ध्यान देना पड़ेगा। री आप बोलेंगे तो आपको फील होगा कि
मूर्धा से निकल रहा है। उसके अलावा री के बाद जो होता है वो ए होता है, तो ए भी जो है वो कंठ तालव्य से होता है। ये जो आपका आता है ये कंठ तालव्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा है। ये केवल कंठ से नहीं निकलता है, केवल तालु से नहीं निकलता है, कंठ ताल दोनों से निकलता है, इसलिए इसको कंठ तालव्य बोला जाता है। एक आप बोल के देखेंगे तो यहाँ कंठ से भी निकल रहा है और तालु से भी निकल रहा है, इसलिए इसको कंठ तालव्य बोला जाता है ए को। और उसके बाद ओ औ हो गया, कौन सा ओ औ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंठ ओष्ठ से इसको बोला जाता है, कंठोष्ठ, मतलब ये कंठ और ओष्ठ से ओ औ। देखिए जब ओ औ आप बोल रहे हैं तो ओ औ जब आप उच्चारण करते हैं तो ओ करते समय आपका ओठ जो है इसे निकल रहा है, और उसके अलावा ये कंठ से भी ओ औ करके आवाज आ रही है, इसलिए इसको कंठोष्ठ कहा जाता है। ओ औ को ए को कंठ तालव्य और ओ और औ को कंठ ओष्ठ। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा है, आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट आप लगाइए, आप लगा पाए उसको लगा लीजिए। बस इतना ध्यान देने की बात है कि जब पूछे दंत का, तो दंत से जो है स्वरों का उच्चारण स्थान दंत से कभी नहीं होता है। आप कोई भी स्वर बोल के देख लीजिए, आ ई उ री ए ओ औ, तो जो है ये कहीं भी दंत से इसका बोलने का कोई जो है वर्ड सुनाई नहीं दिया, लगा ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई दंत से जो है इसका उच्चारण स्थान कहीं से निकल रहा है। इस तरीके से अगर एग्जाम में पूछ सकता है कि स्वरों का उच्चारण स्थान किस अंग से नहीं होता है, तो आप कंठ तालु मूर्धा और दंत दिया हुआ है तो दंत ऑप्शन में लगाएंगे कि दंत से नहीं होता है। अब इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए, स्वरों में एक चीज और बचता है, एक होता है मुखाकृति के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर अगर स्वरों का विभाजन देखा जाए तो वो 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकारों को देखते हैं। एक होता है समृद्ध स्वर, दूसरा होता है विवृत स्वर, एक होता है अर्धसमृद्ध स्वर, और चौथा होता है अर्धविवृत समृद्ध विवृत अर्धसमृद्ध अर्धविवृत। तो जो समृद्ध स्वर होता है इनके उच्चारण में मुख का जो है वो कम खुलता है, समृद्ध जो है इसके उच्चारण में मुख कम खुलता है, जैसे ई उ री, ई उ और री। जब इनका उच्चारण आप करते हैं ई उ री, तो आप देखते होंगे कि मुंह कम खुल रहा है, ई उ री बहुत कम मुंह खुलता है। और विपरीत स्वर में एक आता है केवल, वो आता है बड़ा आ जब बोलते हैं तो मुंह बहुत अधिक खुलता है, इनमें मुंह एकदम कम खुलता है, इनमें मुंह अधिक खुलता है। आ बोलते समय देखिए मुंह बहुत खुल रहा है। और जो अर्धसमृद्ध स्वर होता है इसमें जो है जैसे ए और ओ आता है, ए और ओ, अर्धसमृद्ध स्वर में ए और ओ आता है, और इसमें जो होता है वो समृद्ध से थोड़ा अधिक मुंह खुलता है, मतलब ये जो समृद्ध स्वर है इससे थोड़ा सा अधिक मुंह इस अर्धसमृद्ध में खुलता है, इसलिए इसको अर्धसमृद्ध नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अधिक, इससे थोड़ा सा अधिक मुंह इसमें खुलता है। ई से ए ओ में जो है वो थोड़ा सा अधिक मुंह खुलता है। उसके अलावा अर्धविवृत हो गया, तो अर्धविवृत में औ आता है। ये तीनों जो होते हैं ये अर्धविवृत में आते हैं, क्योंकि विवृत से थोड़ा कम तथा अर्धसमृद्ध से थोड़ा ज्यादा खुलता है। इसमें जो है विवृत से थोड़ा कम मुंह खुल रहा है, लेकिन अर्धसमृद्ध जो होता है उससे थोड़ा ज्यादा मुंह खुल रहा है। इसमें मतलब ये जो विवृत वाला है इससे थोड़ा सा कम, लेकिन अर्धसमृद्ध से थोड़ा सा ज्यादा मुंह खुलता है आ ए। तो इन चारों का विभाजन जो है आप कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब इसके बाद जो है हम आपको अयोगवाह बताने चल रहे हैं। स्वर जो है ज्यादा जितनी चीजें बतानी थी आ से लेके औ तक हो गया है। अब अंग और आ दो अयोगवाह बचते हैं, मैं आपको उसको बताने चल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके अयोगवाह के साथ साथ मैं आपको अनुस्वार, अनुनासिक और निरनुनासिक भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों को जो है बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अयोगवाह अंग और आ दो अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अयोगवाह अंग और आ, ये 2 अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह का परिभाषा का डिफाइन करेंगे, अर्थात जिसका कोई वाहन ना करे, ना ये स्वर के साथ होते हैं, ये ना व्यंजन के साथ होते हैं।
कुल मिला के ना ये स्वर की कैटेगरी में आते हैं ना ये व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। जब स्वर को इनकी आवश्यकता होती है तो ये स्वर के साथ लग जाते हैं, और जब व्यंजन को इनकी आवश्यकता होती है तो ये व्यंजन के साथ लग जाते हैं। यही इनकी विशेषता है, और जो है इसीलिए इनको जो है अयोगवाह कहा जाता है। इसका कोई योग ना हो, इसका कोई वाहन ना करे, ये ना स्वर में आते हैं ना व्यंजन में आते हैं, आवश्यकता के हिसाब से दोनों के साथ ही लग जाते हैं। अंग जो होता है, अंग और आ, एक को अनुस्वार बोला जाता है और एक को विसर्ग बोला जाता है। अंग जो होता है ये अनुस्वार की कैटेगरी में आता है, अनुस्वार, और आह जो होता है ये विसर्ग की कैटेगरी में आता है। अब मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूँ कि अनुस्वार क्या होता है। इसके उच्चारण में जो होता है वो नाक से अधिक हवा निकलती है, नाक से अधिक हवा निकलती है। देखिए जब अंग आप बोलेंगे तो इसमें नाक से अधिक हवा निकलेगी, जैसे चंचल हो गया, कंकड़ हो गया, कंकड़ हो गया, और इसके अलावा जो होता है वो पंडित हो गया, गंगा हो गया, पंडित, गंगा, ये क्या है आपकी अनुस्वार की कैटेगरी में आते हैं। इसमें जो होता है जब आप बोलते इसका उच्चारण करते हैं तो नाक से अधिक हवा निकलती है, नाक से हवा जो है वो बहुत अधिक निकलती है, लेकिन मुंह से बहुत कम, बहुत ही माइन्यूट जो है निकलती है हवा, इसलिए इसको अनुस्वार बोला जाता है, क्योंकि ये ज्यादा इसमें जो हवा वो नाक से निकलती है। और जो विसर्ग जो होता है ये ज्यादातर संस्कृत के शब्द होते हैं, इनमें ऐसे विसर्ग में जो है इसका ये फार्मूला होता है, विसर्ग के साथ इस तरीके का आप हमेशा संकेत पाएंगे। और उसके अलावा जो होता है अनुसार के अलावा अनुनासिक होता है। अनुनासिक जो होता है, आप यहाँ पे एक टाइटल डाल लीजिए, अनुनासिक। अनुनासिक में जो है जब इसका उच्चारण करते हैं तो इसमें हवा जो होती है वो मुख से और नाक से दोनों जगहों से निकलती है। और अनुनासिक का जो संकेत होता है वो चंद्र बिंदु होता है। अनुनासिक का जो संकेत होता है वो चंद्र बिंदु होता है, जैसे आंख हो गया, आंख, या लहंगा हो गया, लहंगा, चांद हो गया, ये सब क्या है, अनुनासिक है, क्योंकि इसमें जो है नाक और मुख दोनों से हवा निकल रही है। इसको आंख, आंख बोल के देखिए, लहंगा बोल के देखिए, चांद बोल के देखिए, तो दोनों से, नाक से भी और मुंह से भी आप हवा को फील करेंगे कि दोनों जगह से हवा निकल रही है। लेकिन अनुनासिक में केवल एक बिंदु होता है, जैसे चंचल, कंकड़, इनमें केवल नाक से हवा निकलती है, मुंह से बहुत कम हवा निकलती है। तो अनुस्वार हो गया, विसर्ग हो गया, अनुनासिक हो गया। एक और आता है निरनुनासिक, आपने कभी सुना होगा इसको, निरनुनासिक। निरनुनासिक ऐसे शब्द होते हैं जो कभी केवल मुंह से बोले जाते हैं, नाक वाक से इसकी सहायता नहीं ली जाती, जैसे अगर, मगर, इधर उधर, जो भी आप बोल दीजिए, इधर उधर, अगर मगर, राम श्याम, ये सब क्या होते हैं, निरनुनासिक होते हैं। कम ज्यादा, थोड़ा बहुत, मतलब इसमें केवल मुख से ही बोला जाता है, नाक की सहायता नहीं ली जाती है, उसे निरनुनासिक बोलते हैं। इतना आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अब इसके अलावा, इसके बाद मैं आपको व्यंजन पढ़ाने चल रहा हूँ। आप लोगों को क्लास अगर अच्छी लग रही होगी, जरा सा भी आपको अच्छा लग रहा होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मेरे से द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो लोगों को पसंद आ रही है। तो इस आगे वाले क्लास में थोड़ा सा और मेहनत कर सकूँ, आप लोगों को और अच्छी क्लासेस इस तरीके से दे सकूँ, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आइए इसके बाद मैं आप लोगों को सीधे व्यंजन शब्द पढ़ाने चल रहा हूँ। व्यंजन शब्द, और व्यंजन मैंने आपको बताया है कि कुल वर्ण 52 होते हैं, कुल वर्ण जो होते हैं वो 52 होते हैं, जिनमें 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं और 39 व्यंजन होते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, 39। 39 का अगर हम डिवीजन करें, 39 का डिवीजन करें तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है। 39 का अगर हम डिवीजन करें इसको 3 भागों में बांटा जाता है। जो मूल संख्या होती है वो, मूल संख्या होती है या मूल व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं, 33 होते हैं, जिनमें अस्पर्श व्यंजन जो होते हैं, 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। अस्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, और ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। तो 25, 4, 29, 4, 33 ये हो गया, प्लस 6 व्यंजन जो होते हैं वो अलग से होते हैं, जैसे एक संयुक्त व्यंजन हो गया, संयुक्त व्यंजन, और एक द्विगुण व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और द्विगुण व्यंजन जो होते हैं वो 2 होते हैं। तो इस तरीके से 39 व्यंजनों की संख्या हो गई है। अब आइए एक एक को डिफाइन करते हैं कि अस्पर्श व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है,
ऊष्म व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है और द्विगुण व्यंजन क्या है। तो इसको जो है सबसे पहले आप लोगों को एक चार्ट बनाना होगा। आप लोग उस चार्ट के थ्रू जो है समझेंगे। मैंने आप लोगों को एक पहली चीज पहले ही बता दिया है कि जब हम वर्ड जो हिंदी के वर्ड मुंह से निकालते हैं तो 5 जगहों से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से निकलती है। तो हिंदी में स्पर्श व्यंजन सबसे पहले ध्यान देते हैं। स्पर्श व्यंजन जो होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से निकलती हुई, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से निकलती हुई और विभिन्न भागों जैसे कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करते हुए निकले, उसे स्पर्श व्यंजन या इसी को हम वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। वर्गीय व्यंजन क्यों बोलते हैं उसको मैं भी आपको डिफाइन करूंगा। ये जो है 5 वर्ग में विभाजित होते हैं। कचट, तप, ये 5 वर्ग होते हैं। ये वर्ग होते हैं और इन्हीं के अंतर्गत जो है 25 आते हैं। का वर्ग के अंतर्गत जो होता है, अब देखिए इन्हें वर्ग में बांटा गया है, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। अब जैसे का में का, खा, गा, घा और इसे अंग्या भी बिंदी यहाँ पे रहेगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। चा, छा, जा, झा, इन्या, ठा, डा, ढा, अड़ा। अब इसके बाद ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और मा। तो देखिए टोटल 25 स्पर्श व्यंजन टोटल कितने होते हैं, 25 होते हैं। इसको जो है जब उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण कंठ से होता है। कंठ से होता है क्योंकि का, खा, गा, घा, अन्य जब आप बोलेंगे तो आपको लगेगा कि हम इसको कंठ से, कंठ यहाँ पे होता है, मैंने आपको बताया पीछे, कंठ से निकलता है। और उसके बाद चा, छा, जा, झा, इन्या, चा, छा, जा, झा, इन्या जब बोलेंगे तो ये तालु से निकलता है, तालु। नेक्स्ट है टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये मूर्धा से निकलता है। और उसके बाद ता, था, दा, धा, ना, ता, था, दा, धा, ना जब बोलेंगे तो दंत से निकलता है। अब एक चीज को मैं बता रहा हूँ। फिर पा, फा, बा, भा, मा, ये ओष्ठ से निकलता है, ये ओष्ठ से। अब देखिए जब आप का, खा, गा, घा, न्या बोलते हैं तो आपको का, खा, गा, घा, न्या ये गले का पार्ट हिलता है, आपको हिलता हुआ नजर आता है, तो यहाँ से जो है आवाज निकलती है। चा, छा, जा, झा, इन्या वो थोड़ा सा गले के ऊपर, कंठ के ऊपर जो तालु होता है यहाँ से निकल रही है। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, आपको खुद फील करना होगा, खुद बोल के टा, ठा, डा, ढा, अड़ा जब आप बोलेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो हमारी जीभ के बगल में जो है मूर्धा है, ये उसी से जो है ये आवाज निकल रही है। ता, था, दा, धा, ना, ता, था, दा, धा, ना जब बोलते हैं तो जीभ हमारी जो है वो जाके हमारे दांत के ऊपरी हिस्से में जबड़े में लगती है, तो ये ता, था, दा, धा, ना यहाँ दंत से निकलता है। पा, फा, बा, भा, मा, पा, फा, बा, भा, मा कर रहे हैं तो हमारे ओठ एक दूसरे से चिपक रहे हैं। बाकी और किसी शब्द में जब बोलते समय हमारे ओठ जो है एक दूसरे में चिपकते नहीं है, तो ये ओठ से निकलता है। तो इस तरीके से इनका उच्चारण स्थान आपको याद रखना होगा कि का वर्ग कंठ से, चा वर्ग तालु से, टा वर्ग मूर्धा से, ता वर्ग दंत से और पा वर्ग ओठ से निकलता है। अब इसमें एक बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि ये वाले जो ऑप्शन है सबसे लास्ट वाला, ये सबसे लास्ट में जो होता है या अन्य या रा नाम, इनको पंचमाक्षर या पंचम वर्ण, पंचमाक्षर या पंचम वर्ण यानी को नासिक के वर्ण भी बोलते हैं। नासिक के वर्ण या नासिक के व्यंजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये देखिए हर वर्ग का 5वां अक्षर पड़ रहा है, हर वर्ग का 5वां अक्षर, इसलिए पंचमाक्षर या पंचम वर्ण कहते हैं। और नासिक के व्यंजन से कहा जाता है इसको नासिक के वर्ण, क्योंकि ये सारे के सारे वर्ण जो होते हैं वो नाक से बोले जाते हैं, इसलिए इसको नासिक के वर्ण भी बोला जाता है। आप बोल के देखेंगे तो ये नाक से जो जाता है ये सब वर्ण निकलते हैं, तो इसलिए इनको पंचमाक्षर या नासिक के वर्ण भी बोला जाता है। अब इसके अलावा दोस्तों बात आती है अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, र, ला, वा, या, रा, ला, वा। ये जो 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं इनमें इन चारों को आपको ध्यान देना होगा। ये 4 व्यंजन जो होते हैं ये अंतस्थ होते हैं, लेकिन जो या और वा होते हैं, या और वा, इनको अर्ध स्वर बोला जाता है। अर्ध स्वर क्यों बोला जाता है,
क्योंकि ये न पूर्ण रूप से स्वर में आते हैं न पूर्ण रूप से व्यंजन में आते हैं। ये जो है कहीं कहीं स्वर का भी काम करते हैं, इसलिए इनको अर्ध स्वर बोला जाता है। एग्जाम्स में कई बार पूछा है कि अर्ध स्वर किसको बोला जाता है, किन दो शब्दों को अर्ध स्वर बोला जाता है। तो अंतस्थ व्यंजन के दो वर्ण हैं वा और या, इन दोनों को क्या बोला जाता है, अर्ध स्वर बोला जाता है। जो ध्वनियां कभी कभी स्वर कभी व्यंजन बनती हैं। और उसके अलावा दोस्तों रा की बात की जाए, रा, जब आप रा शब्द रा वर्ड का उच्चारण करते हैं तो आपकी जो जीवा है रा वो लड़खड़ाती है या तो उसमें थोड़ा सा कंपन होता है। तो इसलिए इसको जो है लुंठित लुंठित या प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। प्रकंपित व्यंजन, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, रा को जो है लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जब रा बोलते हैं तो आपकी जीवा जो है वो थोड़ी सी ऊपर उठती है, गोल होके, या थोड़ी सी आपकी जुबान जो है वो लड़खड़ाती है, कंपन होती है। तो इसलिए इसको लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। और ला जो होता है ला, इसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, ला को पार्श्विक व्यंजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम ला का उच्चारण करते हैं तो हवा जो है वो जीभ के बगल से निकलती है। ला, ला आप बोल के देखिए, ये हवा जो निकलती है ला बोलते समय, ला, वो हवा हमारे जीभ के बगल से निकलती है। और पार्श्व मतलब होता है बगल, पार्श्व का मतलब ही होता है बगल। देखिए जो लता मंगेशकर थी वो पार्श्व गायिका थी, वो मतलब कभी भी सामने से नहीं गाती थी, वो पर्दे के पीछे से गाती थी, बगल से गाती थी, इसलिए जो है इसको पार्श्व पार्श्व गायिका उनको बोला जाता था। वैसे ला जो है इसको बोलते समय हवा जो होती है वो जीभ के बगल से निकलती है, और पार्श्व का मतलब ही होता है बगल, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अलग अलग वर्णों को अलग अलग नाम दिया गया है, ये एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही आपको जो है एक तरीके से कहा जाए भ्रमित करते हैं कि हाँ ऐसा, लेकिन एक बार जब आप पढ़े रहते हैं तो चीजें बहुत आसान लगती है, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होता है। अब इसके अलावा जो होता है वो देखा जाए कि इनका उच्चारण स्थान, जैसे या रा ला वा हो गया, तो या का उच्चारण स्थान जो है वो तालव्य होता है, या तालव्य, या का उच्चारण स्थान तालव्य से या तालु से होता है। रा, रा जो है ये मूर्धा में, मूर्धन्य में आता है, या रा जो होता है वो मूर्धा में आता है। देखिए चा छा जा झा इंगा जैसे आप बोलेंगे वैसे या का भी उच्चारण होता है। आप जैसे चा छा जा झा इंगा बोल रहे हैं, या को बोलेंगे तो वैसा ही उच्चारण स्थान आपको मिलेगा। टा ठा डा ढा अड़ा, टा ठा डा ढा अड़ा, जैसे आप बोलेंगे वैसे ही रा का उच्चारण स्थान होता है। और ला, ला को जो है जब आप बोलेंगे ता था दा धा ना ला, जैसे आप ता था दा धा ना बोल रहे हैं उसी में ये भी आता है ला। दंत, दांत से भी इसका उच्चारण स्थान होता है। इसके अलावा जो वा होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ऐ ओ औ, एक दंत कंठ तालव्य, एक कंठ ओष्ठ, उसी तरीके से ये वा जो होता है ये दंत ओष्ठ से निकलता है। दंत ओष्ठ, दांत और ओष्ठ दोनों से, वा, आप वा बोलिए वा, तो आपका दांत भी हिल रहा है और आपका ओठ भी हिल रहा है, मतलब दोनों से जो है ये हवा निकल रही है। इस तरीके से वा का उच्चारण स्थान करते समय, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, कई एग्जाम से पूछे हैं कि वा का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो चार ऑप्शन दे देगा, कंठ तालव्य, कंठ ओष्ठ, दंत ओष्ठ, दंत तालव्य, तो आपको वहां पे क्या लगाना है, दंत ओष्ठ बोल के ही आप चीजों को जो है पहचान सकते हैं। वा बोलेंगे तो पता चलेगा कि हाँ वो दंत ओष्ठ से निकल रहा है। तो इस तरीके से अंतस्थ व्यंजन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इतना उम्मीद करता हूँ। अब इसके बाद जो होता है वो ऊष्म व्यंजन होता है। ऊष्म व्यंजन को भी यहाँ पे हम समझ लेते हैं। ऊष्म व्यंजन, तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, उसके बाद यहाँ पे ऊष्म व्यंजन समझते हैं। ऊष्म व्यंजन भी चार होते हैं। ऊष्म व्यंजन या ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, इसी को संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है। ये भी चार होते हैं, और ये चारों होते हैं श, श, स, ह। ये चारों जो है जब इनका उच्चारण स्थान करते हैं तो वायु जो होती है वो संघर्ष या घर्षण करते हुए मुंह से निकलती है। इन चारों वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तो वायु जो होती है वो बहुत संघर्ष करते हुए या घर्षण करते हुए जो है वो मुंह से निकल रही है। सा थ श ह, आप वो लिखेंगे तो जैसे लगता है कि अलग तरीके का जो है संघर्ष या घर्षण जो है वो हमारी जीभ से निकल रही है या हमारे मुख से जो है वो निकल रही है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। और ये सा जो होता है ये तालव्य होता है,
ये तालव्य होता है। ये जो सा होता है ये मूर्धा होता है। ये सा जो होता है ये मूर्धा होता है। और उसके अलावा दंत और कंठ, ये मूर्धा हो गया, ये दंत से हो गया और ये कंठ से हो गया। अब इनमें इसको डिफाइन करता हूँ। देखिए सा जो है तालव्य, चा छा जा झा इया सा, जैसे चा का उच्चारण आ रहा है वैसे सा का उच्चारण आ रहा है। चा और सा दोनों को बोल के देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। सा मूर्धा आ रहा है, मूर्धा जो है आपका यहाँ पे है का सा, ये भी जो है उसी तरीके से, मतलब इसका उच्चारण स्थान आप बोल के देखेंगे तो कोई भी गलत नहीं होगा। सा का उच्चारण स्थान दंत से होता है, सपेरा वाला सा, और हा का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, का खा गा घा ञ का ह का ह। इस तरीके से आप बोल देखिए, इसका उच्चारण स्थान कंठ आता है, हा का उच्चारण स्थान वो कंठ ही आता है। अब इसमें एक और बचता है, वो होता है होता है संयुक्त व्यंजन। मैंने आपको बताया था संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं ये भी 4 होते हैं। और ऐसे व्यंजन जो एक ही स्वर के सहारे बोले जाएं, ऐसे व्यंजन जो एक ही स्वर के सहारे बोले जाएं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ और एक होता है श्रा। ये चारों जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब जैसे छत्र है, इसका जो होता है वो का प्लस खटकोल वाला शा से होता है। स्वत्र है तो ता प्लस रा, ज्ञा है तो जा प्लस न्या, और उसके बाद श्र है तो ये तालव्य वाला शा रहेगा प्लस रा। इनको जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम से पूछ लेते हैं कि इनका सही क्या होगा। जैसे ज्ञा है तो जा प्लस या फिर गा प्लस न्या, इस तरीके से दे देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो हम संधि करेंगे, संधि विच्छेद तो इस तरीके से होगा, जा प्लस न्या, का प्लस रा त्रा, का प्लस शा, वो भी खटकोल वाला शा से छत्र बनता है। और उसके बाद श्रा जो होता है वो तालव्य वाला शा प्लस रा से जो होता है वो श्रा बनता है। तो एक ही स्वर के सहारे जो व्यंजन बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन। अब उसके अलावा दोस्तों बात की जाए तो एक और बनता है द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन। अब यहाँ पे बात की जाए द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन, द्विगुण या इसी को उच्छिष्ट भी बोला जाता है, द्विगुण या उच्छिष्ट। इसमें ड और ढ आते हैं और ड दोनों आते हैं। इसको द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन को जब परिभाषित करते हैं तो इसमें जीवा जो है पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है। जो हमारी जीभ है वो पहले ऊपर उठकर वो मूर्धा को स्पर्श करती है और उसके बाद फिर तेजी से नीचे गिरती है और फिर जो है वायु तेजी से बाहर निकलती है, इसलिए इसको द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। अब दोस्तों मैंने एक चीज यहाँ पे बताया था आपको, ऊष्म या संघर्ती व्यंजन। एक होता है स्पर्श संघर्ती व्यंजन, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है स्पर्श संघर्ती व्यंजन। स्पर्श संघर्ती व्यंजन जो होता है वो कौन सा होता है, चा छा जा झा, ये चा छा जा झा, चा छा जा और झा, ये चारों जो है स्पर्श व्यंजन में थोड़े संघर्ष करते हुए ये जो है वर्ण जो है मुंह से निकलते हैं। इनको बोलते समय थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है हवा के साथ, इसलिए इसको स्पर्श संघर्ती व्यंजन कहा जाता है, चा छा जा झा को। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको अल्पप्राण, महाप्राण और अघोष और सघोष बताने जा रहा हूँ। केवल 4 से 5 मिनट की क्लास और लगेगी, आप लोग पूरा देख के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही क्लास में आपको जो है सारी चीजें मिल जा रही हैं, ये बड़ी बात होती है। तो आइए देखते हैं अघोष और सघोष क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्पप्राण और महाप्राण की। अल्पप्राण, अल्प मतलब होता है कम, अल्प मतलब होता है कम, और प्राण मतलब होता है हवा या वायु या सांस। प्राण मतलब होता है हवा, अगर हवा है सांस है तो हमारे अंदर क्या है, प्राण है। इसी से जो है अल्प प्राण बना है। अल्प प्राण मतलब इसका उच्चारण करते समय हवा जो है वो बहुत अल्प मात्रा में निकलती है या कम मात्रा में निकलती है, उसे कहते हैं अल्प प्राण। कम मात्रा में जो है निकलती है क्या, वो हवा, हवा जो है वो बहुत कम मात्रा में निकलती है। और इसका जो फार्मूला होता है वो 135, आप याद रखिएगा 135, 1 3 5, ये जो होता है अल्प प्राण का होता है। मतलब पहला, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है, इसलिए क्योंकि का, ग और न्या जब आप बोलेंगे तो बहुत कम हवा जो है मुंह से निकलती है। लेकिन जब खा और घा को बोलते हैं आप, खा और घा, तो हवा थोड़ा सा ज्यादा निकल रही है मुंह से, हवा मुंह से थोड़ा ज्यादा निकल रही है, इसलिए इसको महाप्राण बोलते हैं, इसलिए इसको
महाप्राण बोलते हैं। यही डिफरेंस है। आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना ध्यान देना है कि प्राण का मतलब होता है वायु व सांस या हवा, और अल्प मतलब कम, कम हवा निकले तो उसे अल्प प्राण, ज्यादा हवा निकले तो उसे महाप्राण। अब खा और घा को भूल के आप देख लीजिए तो का और गा और अंगिया से ज्यादा हवा निकल रही है, इसलिए इसको महाप्राण नाम दिया गया। बस यही मेन डिफरेंस है, तो कुछ नहीं है। इसका फार्मूला होता है अल्प प्राण का 124 और महाप्राण का होता है वो 135, 135 और महाप्राण का होता है 24। यही दोनों आप रख लीजिएगा, इन दोनों आप ध्यान दीजिएगा। इसी को कहा जाता है अल्प प्राण और महाप्राण। इसके अलावा जो दोस्तों एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि इसमें जो होता है वो या रा ला वा, अल्प प्राण में जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं या रा ला वा, ये अल्प प्राण में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा अल्प प्राण में आते हैं, और महाप्राण में शा शा सा हा, ये महाप्राण में आते हैं। इतना आप ध्यान दीजिएगा कि अंतस्थ प्लस 135 अल्प प्राण, ऊष्म प्लस 24 महाप्राण, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो बस आप इतने को ध्यान दीजिएगा और फार्मूला भी याद रखिएगा, तो आपको अल्प प्राण और महाप्राण कभी गलत नहीं होते हैं। इसके अलावा अघोष और सघोष की बात की जाए, अघोष और सघोष, तो अघोष और सघोष को जो हम डिफाइन करते हैं इसी तरीके से वो भी है। बस इतना ही ध्यान देना है, अघोष जो होता है वो स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं उत्पन्न होता है। अघोष का उच्चारण करते समय जब हम अघोष का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं, जहाँ से हम इसका हम बोलते हैं इसका उच्चारण होता है, वहां पे कंपन नहीं होता है। जैसे का खा बोल रहे हैं तो इसमें कंपन नहीं हो रहा है, लेकिन ग घ अन्या, जब ग घ और अन्या बोलते हैं, ग घ अन्या, तो थोड़ा सा कंपन उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर वर्ग का पहला और दूसरा, हर वर्ग का पहला और दूसरा जो होता है वो अघोष होता है। पहला और दूसरा ये क्या होता है, अघोष होता है, और तीसरा चौथा और पांचवा ये क्या होता है, सघोष होता है। हर वर्ग का पहला दूसरा अघोष और तीसरा चौथा और पांचवा जो होता है वो सघोष होता है, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं उत्पन्न होता है, और सघोष का उच्चारण करते समय हमारे जो स्वर तंत्रियां हैं इसमें थोड़ा सा कंपन ऐसे करता है, इसलिए इसको जो है सघोष का नाम दिया जाता है। और जो सघोष अघोष होते हैं इनमें सा श श और सा, ये तीनों सा जो होते हैं ये अघोष में ही आते हैं। और जो सघोष होता है, सघोष होता है इसमें या रा ला वा प्लस हा भी इसी में आता है। हा इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये उस व्यंजन का होने के बावजूद ये सारे जो है ये अघोष में आते हैं, लेकिन ये हा जो है ये सघोष में आता है, इसलिए एग्जाम्स में हा के पूछने की चांसेस ज्यादा बन जाती हैं। एग्जामिनर के दिमाग में ये आ सकता है तो हा को पूछ सकता है कि अघोष है कि सघोष, क्योंकि हम ऐसे याद करते हैं कि उस व्यंजन अघोष होते हैं, अंतस्थ व्यंजन सघोष नहीं, सात उस व्यंजन होते हैं लेकिन हा को छोड़कर, हा जो होता है वो सघोष होता है। और प्लस अं और अह भी जो होता है वो अयोगवास, ये भी सघोष होते हैं। और प्लस 11 स्वर जो होते हैं, 11 स्वर, ये भी हमारे सघोष में ही आता है, ये भी सघोष में ही आता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत नॉलेजफुल लगा होगा आप लोगों को, और लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा।